साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल। और यहाँ पे इस चैनल पे हम ये देखेंगे कि कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो हमारे यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है जिसमें हम आरओ की बात करेंगे, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम आज कौन सा पेपर देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा पेपर है, हम आज इन्वायरमेंट के पेपर की बात करेंगे, जो कि आपका 2013 के जो पेपर हैं। ठीक है, 2013 में जो पेपर पूछे गए हैं, आज हम 2013 के पेपर को देखेंगे। इन्वायरमेंट सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सीरीज लंबी चलेगी। 2012 से लेकर 2023 तक जो भी इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे साथ करने को मिलेंगे। अगर आपको साइंस के साथ साथ अदर सेक्शन के भी देखने हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप पूरे के पूरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आओ, साइंस देखना तो अभी चले जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। ठीक है, और हाँ देखिए, हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, उन क्लासेस को भी आप देखिए। और अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं, उसको भी आप सुझाव बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, और कुछ कमेंट हो अच्छे जरूर दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और आप कमेंट में ये बताइएगा कि इस पूरे पेपर में से आपको कितने आ रहे हैं या आपके कितने सही हो रहे हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। ठीक है, मीन्स जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में कौन सा प्रोड्यूसर है। उत्पादक को क्या बोलते हैं हम, ये हमारा जैविक घटक। देखिए सारा एक एक करके देख लेते हैं। ये आपका, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम नाम किसने दिया था आपका, एजी टेंसलाइन, याद रखिएगा। जैविक घटक का मतलब जो भी आपके लिविंग, ठीक है, या बायोटिक कह सकते, बायोटिक कंपोनेंट। क्या, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है, उसमें भी प्रोड्यूसर, उसमें भी क्या आपके प्रोड्यूसर। ठीक है, उसमें प्रोड्यूसर कौन से हैं आपको ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है, ए गाय, बी मोर, सी आपका बाघ, और डी क्या है, हरे पौधे। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। थोड़ा अगर डिटेल में चलते हैं, तो पूरे इकोसिस्टम में अगर हम एक इकोसिस्टम को देखें, तो इकोसिस्टम में दो मेन चीजें होती हैं। एक होता हमारा जैविक घटक, क्या होता है हमारा जैविक घटक, और एक क्या होता है हमारा अजैविक घटक। क्या होता है हमारा अजैविक घटक। आइए हम दोनों को देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, देखिए अब जो जैविक घटक की बात कर रहे हैं, तो जैविक घटक में जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोड्यूसर, जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक के रूप में आ जाएंगे। और अजैविक में जैसे मिट्टी हो गई, क्या हो गई हमारी मिट्टी, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके हैं, अबायोटिक कंपोनेंट है। या हवा हो गई, वो क्या हमारा है, अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक। तो इकोसिस्टम जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही घटकों से मिलकर बनता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमसे बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। अब ये जो जैविक घटक आप देख रहे हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें से कौन सा है जो कि आपका, जो कि क्या है, उत्पादक है। उत्पादक कौन से होते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ही उत्पादक होते हैं। आपको पता होगा प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के चलते ही, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के चलते ही जो प्लांट्स होते हैं, वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो यही एक रीजन, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूसर है, तो सीधे आप क्या बोलेंगे, आप जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गीज हो गई, वो भी एक तरह से प्रोड्यूसर ही होती हैं। बट इन ऑप्शंस में जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर है। इसको थोड़ा अगर और डीप में देखना हो आपको, तो ऐसे आप देख लेते हैं हम। देखिए, अब अगर ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता होगा ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब ये, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है हमारा, लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर। टू प्रिपेयर मीन्स photosynthesis is a process in which an organism prepare its own food with the help of
ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खुद का भोजन बनाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक बच्चों के लेवल पे ये डिफिनेशन अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हरे पौधे होते हैं, अब हरे पौधे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एक हरा पौधा है, ये हरा ही पौधा बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक हरा पौधा हो गया ये, ठीक है, ये हरा पौधा हो गया। अब मान लीजिए हमारी सनलाइट आ रही है, ये तो आपको पता है भाई सनलाइट कैसे भी हमारे सूरज चाचा हैं ये, ठीक है, हमारी सनलाइट आ रही है। तो ये सनलाइट आ रही है, ये सारा का सारा सनलाइट ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो भी सनलाइट आती है उसका केवल 10% ही हमारा ये प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना आएगा कितना एब्जॉर्ब करेगा उसका, ये केवल 10% ही करेगा। तो जब इसने, अब होता ये है कि इस प्लांट में बहुत से पिगमेंट, लवक बोलते हैं, हिंदी में लवक बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिड्स बोलते हैं, उसी में एक लवक होता है हरित लवक, जिसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो सनलाइट आ रही है उसकी एनर्जी को ट्रैप करके ये आपको फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर जो भी फूड सब्सटेंस होगा उसको अपनी बॉडी में ये स्टोर करेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट की बॉडी में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो क्या बोलेंगे आप, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर होता है हमारा, स्टार्च के फॉर्म में फूड हमारा स्टोर होता है प्लांट की बॉडी में। वही अगर क्वेश्चन पूछे कि एनिमल की बॉडी में, आई मीन जंतु की बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप सीधे बोलेंगे सर एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है एनिमल बॉडी में, और प्लांट बॉडी में किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। आइए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, तो बोल रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। मतलब कथन और कारण दोनों हैं, एक हमारा क्या है, कथन है, और एक हमारा क्या है, कारण है। पीसेस में ऐसे क्वेश्चंस के जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो बनती रहती है। तो देखिए हमें कथन और कारण वाले पे तो और ध्यान देना पड़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आंखों को बंद करिए, ज़्यादा बंद मत करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बंद करिए और धीरे से देखिए कितना आसानी से लगता है। कथन एक हमसे बोल रहा है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ टर्म क्या हमारा है, शाश्वत ऊर्जा, ठीक है। चलिए कारण बोल रहा है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है या करता है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों है, इन दोनों टर्म से मुझे ये बताना है क्या कारण और कथन सही है। देखिए मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। जो आपके मरुस्थल होते हैं जहाँ पे बालू ज़्यादा मिलता है, जैसे हमारे थार का मरुस्थल हो गया, फिर पाकिस्तान में भी मरुस्थल है, थार के कुछ पार्ट वहाँ पे भी है। इसके साथ साथ सहारा मरुस्थल हो गया, मंगोलिया का मरुस्थल हो गया। तो ये जो मरुस्थल आप देख रहे हैं, मरुस्थल बहुत जल्दी गर्म, क्योंकि बालू है वो बहुत जल्दी गर्म भी होता है और वो बहुत ही जल्दी ठंडा भी होता है, उसकी कैपेसिटी है ये। तो इसके साथ साथ मरुस्थल में एक और बात आप याद रखिएगा कि जो आपका मरुस्थल होता है, जो सनलाइट आती है उसको बहुत ही तेजी के साथ वो एब्जॉर्ब करता है। जो पूरा इन्वायरमेंट हमारा, ठीक है, जैसे पूरा बात कर रहे हैं हम, ये जो पूरा मानव जाति जितना उपभोग करती है, ठीक है, मानव जाति जितना एब्जॉर्ब करती है 6 घंटे के अंदर ही मरुस्थल उससे ज़्यादा कर लेता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हमारे जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, ये कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, ठीक है, उतना 6 घंटों के अंदर प्राप्त कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो बोल रहा है ये कि अब ये नीचे सही है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा के उत्पादन में प्रभावकारी है, बिल्कुल है कि जो आप शाश्वत एनर्जी या बिल्कुल कह सकते स्टेबल एनर्जी की बात करेंगे, एवरग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, तो सही बात है, मरुस्थल उसके लिए बिल्कुल ही उपयोगी है। आप उसकी हीट एनर्जी को अगर यूज कर सकते हैं देन इट विल बी गुड फॉर अस, ठीक है। तो दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। ऑप्शंस मिला लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तुम्हारा बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव को में योगदान देता है। देखिए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आंसर लिखिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, तभी ये हमारा ये कार्य है या हमारा प्रभाव, हमारा ये कह सकते हैं कि जो हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही हमें फ्रूटफुल लगेगा। तो बोलिए हमसे जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। उससे पहले थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट हम समझ जाते हैं। जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये है क्या, क्या हमारा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट
जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आराम से इसका आंसर आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता ये है कि मान लीजिए हमारा एक चैम्बर है ये, ठीक है, हमने एक पूरा शीशे के चैम्बर ले लिया आपको समझाने के लिए। ये हमारा एक शीशे के चैम्बर हो गया। अब इसमें हमने एक छोटा सा एक प्लांट ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक छोटा सा प्लांट ले लिया। आपको पता होगा जो प्लांट, ये गमला ले लिया हमने, तो भाई कैसे जिंदा रहेगा, गमला ले लिया, ठीक है, गमले में प्लांट लगा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो ग्लास का बना हुआ है, किसका बना है हमारा? ये ग्लास का या ये शीशे का बना हुआ है। ऊपर से सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो आराम से फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस जब ये प्लांट करेगा तो ये आपका क्या छोड़ता है? ये CO2 एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और CO2 छोड़े भी। तो अब होगा ये कि जो CO2 छोड़ेगा ये इस पूरे इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? ये इस पूरे इन्वायरमेंट में क्या होगा? ये गैसेस बढ़ती जाएंगे। इसके साथ साथ जो और अदर गैसेस, मीथेन वगैरह भी, इसको भी इसमें हम रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसका टेम्परेचर अगर स्टार्टिंग में था 10 डिग्री सेल्सियस, सपोज कर लीजिए इस पूरे चैम्बर का, जो शीशे के चैम्बर हमारा है, इसका जो टेम्परेचर था वो स्टार्टिंग में था आपका 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसका जो टेम्परेचर है 3 से 4 दिन बाद कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसके अंदर जो भी गैसेस भरी थी, हमने रखी थी, जिसमें आपका क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मीथेन हो गया। तो इन गैसेस के अंदर ये प्रोसेस या कह सकते हैं कि टेंडेंसी होती है कि जो सनलाइट आती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? रिटर्न वापस नहीं करते हैं, जिसके चलते धीमे धीमे जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स नहीं कह सकते हैं, जो हमारा जो इकोसिस्टम है, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो धीमे धीमे एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? जो ग्लेशियर्स होंगे पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर से वही क्या होगा? बाढ़ आएगी, फिर समुद्र में ही आएगा। तो छोटे छोटे जो नदियों के किनारे जो शहर है वो डूबने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत से डिजीज होंगी, महामारियाँ होंगी। तो एक ही रीज़न क्या हमारा है कि अगर इन हार्मफुल गैसेस को, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अगर उसका प्रोडक्शन हम कम कर दें तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो हमारी मानव जाति के साथ साथ जो भी जीव जंतु हैं वो सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए हम प्रदूषण के नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों ही गैसेस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कौन कौन सी हमारी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पूछा जाता है एक टर्म होता है हमारा जलवाष्प। क्या बोलते हैं हम? जलवाष्प। जो आपका जलवाष्प या वाटर वेपर है, इसके अंदर भी टेंडेंसी होती है कि ये भी जो सनलाइट से एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरा रिटेन नहीं करता है। तो ये भी आपका एक तरह से गैस तो नहीं है, बट ये भी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? आपका जलवाष्प, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लिया आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया आप घरों में रहते हैं। जब आप घरों में रहते हैं तो जब गर्मी का मौसम आता है तो आपने ध्यान दिया होगा जो दीवार बिल्कुल सूर्य के पास पड़ती है वो बिल्कुल ही गर्म हो जाती है शाम तक, और रात तक आपने बचपन में देखा होगा रात तक वो दीवार गर्म ही रहती। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि दीवार ने सन से एनर्जी प्राप्त की, वो गर्म हो गई। अब वो धीमे धीमे रात तक वो अपनी एनर्जी को रिटेन करता है, फिर कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। बट जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं ये गर्म तो हो गई, बट जब ये एनर्जी को रिटेन करती हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी को रिटेन नहीं कर, मतलब ये नहीं छोड़ती हैं। यही एक रीज़न है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपको मुझे लगता है कि अब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पे टोटली क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल जा रहा है कि सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, यहाँ पारितंत्र होगा, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ऑप्शंस आर मरुस्थल, डेजर्ट्स, महासागर, ओशन बोलते हैं, सी पर्वत जिसको माउंटेन्स कहते हैं, और डी वन, मतलब सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो इस पूरे यूनिवर्स का जो सबसे स्थायी पारितंत्र है वो हम किसको बोलते हैं? हम महासागर को बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर स्थायी पारितंत्र का मतलब क्या है? स्थायी पारितंत्र का मतलब ये है कि जिसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों में ही हमेशा एनर्जी का इंटरचेंज हो, ठीक है, एनर्जी का चेंज बहुत अच्छी तरह होता रहे, इसके साथ साथ वो कभी नष्ट ना हो, उसमें एनर्जी बैलेंस बिल्कुल बना हुआ, तो वो सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा? आपको महासागरों में मिलेगा। इसीलिए जो महासागर्स होते हैं, ओशंस होते हैं, उन्हें हम स्थायी पारितंत्र कहते हैं या मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। आइए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, या जो प्रजातियां आपकी विलुप्त होने वाली हैं, तो उनको हम किस बुक में, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको हम किस बुक में हम उसको सूचीबद्ध करते हैं या उनका डेटा हम किस बुक में रखते हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है ए रेड स्टॉक बुक में, ऑप्शन बी रेड डेटा बुक में, ऑप्शन सी लाइव स्टॉक बुक में एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो भी हमारे जानवर हैं या कह सकते हैं कि प्रजातियां हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं, उनको हम किस बुक में रखते हैं। आप लोग आंसर दे सकते हैं, जल्दी दीजिएगा। तो पानी पी लूँ मैं, फिर और देखते हैं इसको। देखिए, होता यह है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या कह सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको एक संस्था है जो कि रेड डेटा बुक में उसको पब्लिश करती है। तो इसका मतलब अगर किसी भी जंतु को या जीव को, पौधे को अगर उसमें डाल दिया गया, इसका मतलब ये कि वो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या संकटापन्न है, ये बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे आप, रेड डेटा बुक। ना समझ में आया तो याद रखिएगा, रेड क्या होता है, खतरे का सिंबल होता है। रेड क्या है, खतरे का सिंबल है, समझ जाइए। तो आपका रेड डेटा बुक में इसको हम पब्लिश करेंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। मतलब अगर हमें जैव विविधता को संरक्षित करना हो तो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा। पहली बात तो ये कि जैव विविधता होता क्या है। अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो याद रखिएगा, ये दो वर्ड से मिलकर बना। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि एक ही एरिया में डिफरेंट जो आपकी स्पीसीज मिलती हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो भी आपकी मेगा डाइवर्सिटीज हैं, उसमें इंडिया भी क्या एक मेगा डाइवर्सिटीज है। ऐसे एग्जाम्पल में समझिए कि एक छोटे एरिया में, किसी भी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं, वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हों, तो उसको कहेंगे हमारी क्या है, वो मेगा डाइवर्सिटी है, ठीक है। और उस छोटे एरिया क्या बोलेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी। तो मेगा डाइवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, इंडिया आपका है, ब्राजील है, यूएसए है, इन सबको मेगा डाइवर्सिटी कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी एरिया में जब बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज मिलती होंगी, वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ जाइए, जब किसी भी एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं, तो उसको कहते हैं वो हमारा एक बायोडाइवर्स एरिया है। क्या बोलेंगे आप, बायोडाइवर्स एरिया है। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। ए जैवमंडल रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क और डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व। क्योंकि जैव मंडल रिजर्व में होता है, दो टर्म याद रखिएगा, एक आपका होता है, देखिए, एक होता है हमारा इन सीटू, क्या बोल रहा हूं मैं, इन सीटू, और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू में होता यह है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इन सीटू में होता यह कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में मिलता है, अगर उसको हम वहीं पे प्रिजर्व कर देते हैं तो हम बोलते हैं हमारा इन सीटू है, और अगर उसी को निकाल के कहीं और लगा देते हैं तो हमारा एक्स सीटू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके जू है, चिड़ियाघर है, उसमें क्या करते हैं हम, भाई चिड़ियाघर में वो सारे ऑर्गेनिज्म तो नहीं मिलते हैं, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट से होते हैं, वहाँ से उठा के ला के हम अपने यहाँ रखते हैं। तो वो क्या एक तरह से एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय पार्क में भी क्या करते हैं कि भाई हम अलग अलग प्लांट्स को लाके हम एक स्पेसिफिक प्लेस पे रखते हैं, तो वो भी क्या है, इन सीटू एक्स सीटू है। बट जो आपके जैव मंडल रिजर्व होते हैं, ये आपके इन सीटू के एग्जाम्पल है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया को घोषित कर देते हैं कि ये हमारा बायोडाइवर्स एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होती जाती है। दैट्स व्हाई इट हैपन, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा करने के लिए है कि यूरो मानक 2, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे चलता है, ठीक है, हमारे क्या इसमें क्या चला, हमारे चला BS6,
BS6 चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। इससे पहले क्या था हमारा BS4 था। व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या था हमारा BS4, BS5 नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि BS4 के बाद हमने सीधे ही अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंजेस करके हम सीधे BS6 पे चले गए। तो जो भी व्हीकल्स इसमें नई आ रही हैं सारी सारी क्या है, BS6 है। इसी तरह यूरो जो है, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें जो मानक रखा गया प्रदूषण को कम करने के लिए, तो उन्होंने डीजल के लिए या पेट्रोल के लिए, इसको पेट्रोल भी कहते हैं, उनको एक मानक रख रखा है कि भैया ये मानक सल्फर का उसमें होना चाहिए, ये मानक उसमें मरकरी का, सबका एक मानक रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर कि सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है कि 0.05% या उससे कम। जो यूरो 2 मानक है वो बोलता ही है कि डीजल में जो सल्फर की मात्रा है वो 0.05% या उससे कम ही होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर यूरो 2 के मानक को वो शो नहीं कर पाएगा या उसको नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। आइए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसका क्या कारण है। ऑप्शन हमारे पास है ए ग्रीन हाउस गैस, बी ये टोजोन नहीं होता ओजोन है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी क्या है प्रदूषण, और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त सभी। तो जो जलवायु परिवर्तन पहली बात तो ये है क्या, आपने जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ा होगा। मौसम एक जैसे जलवायु को समझ जाइए कि भाई कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो है, जो कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे एक बैक आंधी आनी स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, बाढ़ आए, तो उसको बोलेंगे कि हमारे वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि जो वहाँ पे चली आती है मौसम की घटनाएं, अगर मौसम की घटनाएं बार बार चेंजेस आ रहे हैं, जो कि उस पूरे के पूरे जो एरिया है उसकी जो कह सकते हैं कि जो एक संगठित एरिया है कि भाई इसमें ये मौसम इस टाइम आता है, इस टाइम ये होता है, अगर वो बार बार उसमें चेंजेस आ रहा है तो हम कहेंगे हमारा वो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हो गया है। अब ये बोला जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो सकता है या जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं। ऑप्शंस देख रहे हैं हम। ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही बात है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ेंगी, अभी मैंने ग्रीन हाउस गैस आपको समझाया है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्या होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, क्या करेगी हमारी ग्लोबल, ऊपर बढ़ने का मतलब तीर का मतलब बढ़ने का, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो आपके ग्लेशियर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब ताप या टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपके ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स क्या करेंगे, आपके पिघल जाएंगे या मेल्ट कर जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपके मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, ठीक है, फिर ओशन का लेवल बढ़ जाएगा। ये सारे प्रोसेस होती रहेंगी सेम यहाँ पे। और जब ये होगा तो फिर क्या होगा, बहुत सी डिजीज़ आएंगी, बहुत सी जो वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो ये एक रीज़न है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होगा तो हमारा जलवायु परिवर्तन होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। नेक्स्ट हम देखते ओजोन परत का क्षरण, ये भी बिल्कुल सही, ये भी होगा। अगर ओजोन परत का क्षरण बढ़ता गया, पहली बात तो ओजोन परत क्या होती है, इसको बोलते हैं हम छाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, या क्या बोलते हैं इसको हम, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ। तो आप कहेंगे सर इसको क्यों अम्ब्रेला ऑफ अर्थ बोलते हैं, क्योंकि पूरे अर्थ के ऊपर जो हमारा जो लिविंग एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर, तो इसके ऊपर क्या है, एक लेयर बना देता है, और इसी लेयर के चलते जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, किन रेज को रोकता है ये, हार्मफुल यूवी रेज। जो भी आपकी हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उसको क्या करता है, उसको छान देता है छाते की तरह। ये हमारा बिल्कुल अर्थ, ये हमारी अर्थ हो गई थी, अर्थ का हमारा क्या एक तरह से छाता है जो बिल्कुल छान के भेजता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज आती रही, मतलब अगर ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती रही, मतलब पतली होती रही, हटेगी तो नहीं, अगर पतली होती रही तो जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ पे बहुत तेजी के साथ आएंगी, और जब अर्थ पे तेजी के साथ आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सी स्किन डिजीज होंगी, क्या होंगी हमारी, ये बहुत सी स्किन डिजीज, या कह सकते हैं कि चर्म रोग बोल सकते हैं, कि जो भी एनिमल्स हैं उनमें क्या होंगी, बहुत सी स्किन डिजीज, क्या होंगी, बहुत सी स्किन डिजीज होंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको जो भी कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें, जैसे मान लीजिए गेहूँ है,
आप खुद सोचिए ना, गेहूं ठंडी के मौसम में क्यों होता है या धान गर्मी के मौसम में क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के जरूरी है। अब आप सोचिए कि गेहूं को अगर आप गर्मी के सीजन में बोएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो सेम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए होगा, और जब ये ओजोन परत डिप्लीट होगी या फिर ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपरली वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा ताकि वो ग्रोथ कर पाए। तो ये भी सही है आपका कि अगर ओजोन परत बढ़ेगी तो फिर हमारा जो आपका इन्वायरमेंट है, जो जलवायु परिवर्तन है वो होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रदूषण। भाई प्रदूषण के बारे में हमको पता है कि प्रदूषण बहुत से टाइप के होते हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ये सारे के सारे जो बहुत सारे प्रदूषण है, रेडियोएक्टिव प्रदूषण है, बहुत से प्रदूषण है। तो ये जो प्रदूषण अगर बढ़ेंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट पे हजार्डस इफेक्ट डालेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को खराब करेंगे। जब इन्वायरमेंट को खराब करेंगे तो नेचर अपना बदला लेगी, जस्ट लाइक कोरोना की तरह। बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, बहुत से प्रोसेस होंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये भी हमारे जो कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को ये भी प्रभावित करेगा। तो ये भी सही है। तो अब आप कहेंगे सर अब ये बताइए हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है, जिसमें हमारे क्या बोल रहा है, उपयुक्त तीनों सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, तो मतलब ये तीनों ही सही है, ठीक है। आइए अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सर्वाधिक तापन कहने का मतलब ये है कि हीट, ठीक है, जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी जलवाष्प। देखिए ये भी आपका ओजो जो हम पढ़ रहे थे अभी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ही क्वेश्चन। देखिए एक ही टॉपिक अगर आपने क्लियर हो गया तो आप जीवन तक भूलेंगे नहीं इसको। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सार्वत्रिक तापन। सार्वत्रिक तापन कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसमें से कौन सा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो याद रखिएगा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो तो होंगी ही, और जो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है वही होंगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जो मीथेन है ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जो CO2 है ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जो जलवाष्प है ये भी क्या हमारा? ग्रीन हाउस गैस है। तो मतलब ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेज है, और जब ग्रीन हाउस गैसेज होंगी तो क्या करेंगे? वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो वैश्विक तापन के लिए या सर्वात्रिक तापन के लिए क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल हैं। बट हमारा जो सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड है, किसके कंपाउंड हमारे? जो सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड है ये आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब ये सर्वात्रिक तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए कितने बार रिपीटिशन हो रहा है इन क्वेश्चंस का। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एजेंडा 21 एक सम्मेलन हुआ था। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा उसकी एक परिभाषा, सही परिभाषा है? पढ़ लेते हैं हम। ए, यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्य योजना है। याद रखिएगा भाई एजेंडा 21 जो है, अगर आप पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट को तो आपको याद ही होगा कि यहाँ से मानवाधिकारों का कोई मतलब नहीं है। बी देखते हैं, यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 24 अध्यायों की एक पुस्तक है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यह दक्षिण एशिया में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्यक्रम योजना है। डी, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एक एजेंडा है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा एक सही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको वो ये बताना है इसमें से कौन सा एक सही है। देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कि एजेंडा 21, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी देख रहे हैं आप कि दक्षिण एशिया में विश्व पर्यावरण के आपके मतलब पर्यावरण को संरक्षण के लिए, ठीक है, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अब आइए बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे जब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ गए तो समझिए यहाँ पर्यावरण जहाँ दिख जाए वहाँ सीधे से लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। ठीक है, निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। मतलब हमको ये बताना है कि जो आपका इको मार्क योजना है, इको मार्क योजना कब की है आपकी 1991 की। ठीक है, इसमें से कौन सा उसमें नहीं है। तो पहली बात तो इको मार्क है क्या। अगर आप इको मार्क को देखें, क्या मैंने बोला है इको मार्क। इको मीन्स क्या आता है इन्वायरमेंट। इको मतलब क्या है इन्वायरमेंट, और मार्क मतलब क्या मार्क ही है, या कह सकते हैं कि निशान है। इस तरह एक होता है एग मार्क होता है। एग मार्क के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा एग मार्क का साइन होता है। तो एग मार्क का साइन उनकी शुद्धता की गारंटी लेता है। किसकी गारंटी लेता है ये, शुद्धता की गारंटी लेता है। इसी तरह जो आपका इको मार्क है, ठीक है, जो आपका इको मार्क है, ये दर्शाता है कि जिस सब्सटेंस पे इको मार्क लगा हुआ है वो सब्सटेंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, या हमारे पर्यावरण के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, ये उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा जिन भी सब्सटेंसेस पे इको मार्क होगा वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, जलवायु परिवर्तन को कम से कम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो हम देख रहे हैं कि कौन सा इसमें है, सॉरी कौन सा इसमें अधिसूचित नहीं है। तो पहला ए हमारा कह रहा है साबुन एवं अपमार्जक। तो याद रखिएगा कि साबुन एवं अपमार्जक भी है इसमें, मतलब उसमें है। क्यों है, क्योंकि भाई साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक में डिटर्जेंट है, साबुन और डिटर्जेंट में जो भी सब्सटेंसेस यूज होते हैं अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे तो पूरे के पूरे जल को दूषित कर देंगे। तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी कागज एवं प्लास्टिक, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जो कागज से जो फैक्ट्रीज जिन जो कागज फैक्ट्रीज होती है उनसे जो प्रदूषित पदार्थ निकलता है वो पानी को भी खराब करता है, जो हमारे एयर को भी पोल्यूट करता है और लैंड को भी पोल्यूट करता है। इसलिए वहाँ पे भी इको मार्क सोच के दिया जाता है कि वो इको फ्रेंडली है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कागजों पे भी कुछ ना कुछ मरकरी और लेड की पॉलिशिंग हल्की से मिल जाती है, इसलिए वहाँ पे भी देखा जाता है। ये भी सही है। सी सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल, ये भी सही है कि जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं उसमें भी अगर आपका इको मार्क नहीं है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है हार्मफुल है। तो ये भी सही है। बट जो औषधियाँ, जो मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स हैं, जो मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स हैं, इनके ऊपर इको मार्क का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हमारे यहाँ अलग से रेगुलेटरी है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो ICMR वगैरह है, या कह सकते हैं कि जो आपका ड्रग एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो इसकी मार्किंग करता है। इस पर कोई इको मार्क का इफेक्ट नहीं है। तो हमारा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कौन सा सही हमारा हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है कि सर औषधियाँ एवं प्रतिजैविक, मतलब मेडिसिन और एंटीबायोटिक को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारी सब्सटेंस किस में है, आपका इको मार्क में आते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा एक जैव सूचक है। सूचक कहाँ से आ गया वर्ड, हाँ देखिए वायु प्रदूषण, मतलब एयर पोल्यूशन को कौन दिखाता है, कौन सा एयर पोल्यूशन को दिखाने वाला एक सब्सटेंस है या ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शंस हमारे पास ए फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट और डी अमरबेल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाइकेन। जो लाइकेन है यही बताता है कि हमारा एयर पोल्यूशन किसी स्पेसिफिक एरिया में है या नहीं है। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। याद रखिएगा इसको, जहाँ भी एयर पोल्यूशन या हिंदी में कह सकते हैं वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन जो होंगे ग्रो नहीं करेंगे। थोड़ा इसको समझ जाते हैं। जो आपके लाइकेन होते हैं, कुछ लोग उसको लीचेन भी पढ़ते हैं भाई। जो लाइकेन होते हैं वो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। एक हमारा फंगी, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कवक, किससे मिलकर बना होता है, कवक। और एक होता है हमारा एल्गी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शैवाल। तो भी आप बोल सकते हैं कि सर जो लाइकेन होता है यह सिम्बायोसिस, किससे क्या है ये, सिम्बायोसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सहभोजिता।
सहभोज्यता, यह सहभोज्यता का एक उदाहरण है सिम्बायोसिस का। अब होता क्या है, लाइकेन जो होता है वो एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट दोनों से मिलकर बना होता है, फंगी और एल्गी दोनों से मिलकर बना होता है। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो आपका लाइकेन का निर्माण करते हैं। और ये जो लाइकेन होता है, ठीक है, निर्माण करते हैं, ये जो लाइकेन जिन एरियाज में लाइकेन आपका नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है, वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है। और जब वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइकेन क्या होगा, वो ग्रो नहीं होगा। तो लाइकेन इज नोन एज द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। किसका है ये, एयर पोल्यूशन का क्या है, बायो इंडिकेटर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, मतलब अम्ल वर्षा जो होती है वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। तो अम्ल वर्षा का हमको रीजन बताना है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है। अगर आप अम्ल वर्षा को देखें तो अम्ल वर्षा को क्या कहते हैं हम, एसिड रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एसिड रेन। तो बात ये आती है कि एसिड रेन या जो अम्ल वर्षा है ये होती क्या है। तो याद रखिएगा, जो आपकी एसिड रेन होती है, अब इसके लिए रीजन देख लेते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होता क्या है कि जो भी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो मेनली जो फैक्ट्रीज के धुएं निकलते हैं। किसके धुएं, जो फैक्ट्रीज के धुएं निकलते हैं, इसके चलते बहुत ही ज़्यादा जो सल्फर के कंपाउंड और नाइट्रोजन कंपाउंड एक लेयर बनाते हैं इन्वायरमेंट में। और जो पहली बारिश होती है तो उसके साथ ये नाइट्रोजन के कंपाउंड और सल्फर के कंपाउंड मिलके एक ऐसे सबस्टेंस बनाते हैं जो हमारी वर्षा की बूंदें हैं, जो आपकी न्यूट्रल आपकी वाटर है उसके साथ मैचअप करके उसको एसिडिक बना देते हैं। मतलब उसको वाटर जो हमारा नॉर्मल आ रहा था, न्यूट्रल वाटर आ रहा था बारिश के थ्रू, उसको एसिडिक वाटर बना देते हैं, जिसके चलते वो अम्ल वर्षा कॉज करती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे मछली हो गई, इवन अस भी, हम भी हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल होती है। इसके साथ साथ जो भी हमारे संगमरमर की मूर्ति है, संगमरमर के मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया या बहुत जहाँ भी संगमरमर मार्बल्स वगैरह हैं, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उसके लिए भी हार्मफुल होता है। तो उसको आप याद रखेंगे। इसलिए वही बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि एसिड रेन ना हो, हमारी बायोडाइवर्सिटी बची रहे, हमारा जो क्लाइमेट है वो सही रहे, तो आपको ऐसे सबस्टेंसेस को प्रोड्यूस नहीं करना है जो एसिड रेन कॉज करे। तो एसिड रेन किसके चलते होता है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स के चलते। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ये वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड स्विस। ठीक है, बी ये इकोसिस्टम है, क्या हमारा है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नहीं, क्या हमारा है, इकोसिस्टम। इसको किसने दिया था आपका, एपी डे कंडोल, नहीं गलत है ये। सी इकोलॉजी, एजी टांसले, ये भी गलत है। और जैविकता रेटर, ये तीनों के तीनों ही गलत है। केवल हमारा ऊपर एक वाला सही है कि बायोस्फीयर रिजर्व था, इसको एडवर्ड स्विस ने दिया था। किसने दिया था आपका, एडवर्ड स्विस ने। तो ये आपका सही है। जैसे आपका जो इकोसिस्टम, इसको किसने दिया था आपका, एजी टांसले। ये जो देख रहे हैं इकोसिस्टम को किसने दिया था आपका, एजी टांसले ने। इस तरह जो आपका इकोलॉजी, इसको किसने दिया था, रिटर ने दिया था। तो आप ये देखेंगे केवल हमारा जो ऑप्शन ए है यही आपका सही है। आइए चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से यूरो उत्सर्जन आ गया। अब ये बोल रहा है कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और ये एक वाहन से, ये वाहन अलग हो जाएगा, एक वाहन से उत्सर्जन के लिए, एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। मतलब यूरो के जो भी मानक होंगे उसमें से कौन सा, मतलब ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूरो स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सा यूरो स्टैंडर्ड में नहीं है। ऑप्शन आर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपके प्रदूषण की बात आएगी, वो BS4 का मानक हो या यूरो का मानक हो, जो भी मानक आएंगे वहाँ पे ये सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और भी जोड़ना हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है,
हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब ये कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कि जो यूरो के मानक है उसमें जो भी हार्मफुल गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, क्लोरीन के ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही है। चलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? मतलब ये बोला जा रहा है कौन सा हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करके कह रहा है कि मौत, मतलब ये इतना जब ब्लड स्ट्रीम आपकी प्रभावित हो जाएगी तो मौत को उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास है एस्बेस्टस धूल, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हमारा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? देखिए पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक ही ऑक्साइड है कार्बन का, इसलिए इसका नाम दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए अब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कहाँ से है? तो जो भी आपका सिगरेट के धुएं हैं या स्टार्टिंग में जो लकड़ी या कोयला जलता है तो उससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इट इज वेरी रिएक्टिव, इट इज वेरी रिएक्टिव। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब जब ये हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होती है, जब ये हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होती है तो ब्लड में एक पिगमेंट क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन। ब्लड में पिगमेंट क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सअप होती है तो ये पिगमेंट बनाती है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारे हर एक ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये पूरे हर एक साल तक कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचाने लगती है। और पहुंचाना क्या चाहिए? कि पहुंचाना चाहिए जो ऑक्सीजन है, होना क्या चाहिए? कि ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जब मिक्सअप हो आपके ब्लड के साथ तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर क्या बनाया गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि हर एक सेल तक क्या करता है? ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हें चाहिए। और ये क्या पहुंचा रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा रहा है। तो यही एक रीजन है कि जो हमारी रक्त धारा है उसको प्रदूषित करता है, जिससे हमें बहुत सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो क्या बोलेंगे आप? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जब भी मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि बहुत से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है हमसे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। जो ओजोन लेयर होती है वो कौन सा विकिरण या कौन सा रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेती है? ऑप्शन हमारे पास है ए अवरक्त किरणें, बी दृश्य किरणें, सी पराबैंगनी किरणें और डी सूक्ष्म किरणें। तो आपको मैंने पहले समझाया है कि जो हमारी अर्थ है, हिमालय अर्थ हो गई हमारी, तो अर्थ पे बहुत सी लेयर्स हैं। ठीक है, उसी में एक लेयर हमारी कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। ये हमारी ओजोन लेयर है। अब इस ओजोन लेयर का काम ये है कि जो भी, ठीक है, जो भी हार्मफुल यूवी रेज है, कौन सी रेज है? हमारी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और धीमे धीमे छानकर जो विजिबल रेज होती हैं या जो हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, केवल उन्हीं रेज को ये नीचे भेजने का काम करता है। किन रेज को? जो रेज हमारे बॉडी के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है उन्हीं रेज को भेजता है। तो किसको छानता है ये? तो आप बोलेंगे उनमें जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये उन्हीं को छान के नीचे भेजता है। तो याद रखिएगा यही एक रीज़न है कि अगर ओजोन लेयर हमारी पतली हो गई, ओजोन लेयर पतली हो गई तो जो आपकी यूवी रेज हैं वो बहुत तेज़ी से आएंगी, स्किन कैंसर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत से डिजीज़ कॉज होंगी। इसलिए बोला जाता है कि हम वायु प्रदूषण कम करें, वायु प्रदूषण कम होगा तो ओजोन लेयर हमारी बनी रहेगी। अब देखिए ओजोन लेयर खराब कैसे होती है? ओजोन लेयर को खराब करने के बहुत सारे पिगमेंट हैं। एक हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फिर आपके क्लोरोफॉर्म हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गया, फिर कह सकते हैं कि आपका जो गैस, जो फ्रिज में जो गैस, फ्रीऑन गैस हो गई,
कौन सा हमारा फ्रियॉन गैस हो गई, फिर आपके क्लोरीन के कंपाउंड है, किसके कंपाउंड है, क्लोरीन कंपाउंड है। ये सारे जब इन्वायरमेंट में ज़्यादा होंगे, जब ये सारे पिगमेंट इन्वायरमेंट में ज़्यादा होंगे तो जो ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, O3। O3 जो है वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेंट होता है या नवजात बोलते हैं, नवजात होता है। तो जब भी इसके पास क्लोरीन आएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, जिसके चलते जो ओजोन की लेयर है, ओजोन की लेयर है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और जब ओजोन की लेयर पतली हो जाएगी तो जो यूवी रेस को जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, पावर है उसकी, वो खत्म हो जाएगी। तो यही एक रीज़न बोला जाता है कि आपको प्रदूषण कम करना है ताकि यूवी रेज आपकी खराब, वो पतली ना हो। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि ओजोन लेयर की मोटाई, इसकी जो मोटाई किससे नापते हैं, तो सीधे बोलेंगे आप डाब्सन। इसकी यूनिट क्या होती है, डाब्सन, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ओजोन लेयर के बारे में जो भी है मैक्सिमम आपने चीज़ें जान ली है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए, आज के इतना ही। अब देखिए, जो भी वीडियोज़ ये आ रहे हैं इनको बार बार आप रिवाइज करिए। अगर आप बार बार इनको रिवाइज करते हैं तो देखेंगे इनमें रिपीटिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और धीमे धीमे होलिस्टिक अप्रोच में आपके अंदर ये क्वेश्चन इतने रच बस जाएंगे कि आपको लगेगा यार मुझे बहुत कुछ आता है, और यही होना चाहिए, और यही हमारा प्रयास भी है कि मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो। चलिए, आज के लिए इतने, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।